साथियों, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं अशोक कुशवाहा हाजिर हूं एक नया कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक का क्वेश्चन पेपर लेकर। तो साथियों, ये क्वेश्चन पेपर जो है मुंबई मंडल में हुआ है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे, क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर मुंबई डिवीजन। तो ये मुंबई डिवीजन में हुआ है और ये हुआ है 16/11/24 को, 16 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ है। तो वो क्वेश्चन पेपर कैसा आया, पूरा क्वेश्चन जो है आपको 1 बाय 1 में दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक हैं वो क्वेश्चन का आंसर जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो साथियों, इसमें मैं थोड़ा क्या है कि आप लोगों को थोड़ा हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाए, क्योंकि थोड़ा इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि एक क्वेश्चन में ही आपके 2 4 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते चलें। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि ये 2 आवर्स का जो है टाइम रहता है, 100 मार्क्स होते हैं और 110 जो है इसमें क्वेश्चन है, 1/3 माइनस मार्किंग। तो मतलब 110 क्वेश्चन है इसमें। इसके पहले जो आसानसोल डिवीजन का था उसमें 55 क्वेश्चन थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो साथियों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को आप रीड कर सकते हैं, मैं हिंदी को रीड करूंगा, कुछ कुछ इंग्लिश को भी रीड करते जाऊंगा। तो आप अगर हिंदी अच्छे से समझते हैं तो आप हिंदी जो है रीड कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश समझते हैं तो वो इंग्लिश अपना रीड करते चलें। क्वेश्चन आंसर दोनों जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो देखते हैं, वेतन अधिनियम के अनुसार समय पर काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर तय की जा सकती है। तो जो मजदूरी जो दी जाती है वो किस पे डिपेंड रहती है? पहला वाला ऑप्शन है प्रति घंटे के अनुसार, कि घंटे के अनुसार जो है मजदूरी दे सकते हैं, दिन के अनुसार, महीने के अनुसार और सभी के साथ। तो साथियों, किसी भी जो वेतन अधिनियम के जो अनुसार है तो उस वेतन अधिनियम के अनुसार घंटे के हिसाब से भी मजदूरी डिसाइड की जा सकती है और दिन के हिसाब से और महीने के हिसाब से। अगर यहाँ पे कहीं वीक के हिसाब से लिख देता, सप्ताह के हिसाब से, तो सप्ताह के हिसाब से मजदूरी तय नहीं होती। तो ये जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। वेतन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कुल महिलाओं में से महिलाएं होंगी। तो इसमें जो है जो टोटल केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में जो कुल सदस्य रहते हैं उनकी 1/3 महिलाएं होती हैं। इसका 1 वाला आंसर सही हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 35, यहां पे 30 हिंदी में लिखा है, इसमें सही लिखा है इंग्लिश में, 35 किस बारे में है? तो ये जो है आंखों की सुरक्षा के बारे में है। आंखों की सुरक्षा के बारे में आप जो है जैसे क्लियर करना चाहें तो आप जैसे ही जो है गूगल में टाइप करेंगे सेक्शन 35 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज अबाउट, तो सीधा आ जाएगा कि आंखों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा
वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने किया है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टार्टिंग में ये इधर इंग्लिश वाला है, इसके बाद जो है हिंदी वाला आएगा। पहले इंग्लिश वाला रीड कर दे रहा हूं। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर का है 5 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इज रिक्वायर्ड, और सेकंड नंबर का है completion of continuous service of 5 years shall not be necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम है 1972, इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय को 5 साल की निरंतर सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएटी के लिए, कम से कम 5 साल। और सेकंड कंडीशन उसमें यह भी है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और या वो विकलांग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में 5 साल भी अगर नहीं हुए कंप्लीट, तब भी जो है ग्रेजुएटी मानी जाएगी, ये बोला गया है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, इसमें ये सेकंड नंबर का है। पहला वाला है 5 ईयर की निरंतर सेवा आवश्यक है, और ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है जहां किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त हो तो वहां 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं है। ये जो है दोनों कथन सही हैं, तो इसमें से जो है सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और 1 और 2 दोनों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन रहेगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत पीठ की संरचना क्या है? पीठ की संरचना क्या है? तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य, ये है जो है पीठ की संरचना। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट याचिका सुनने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर द पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट टू हियर अ रिट पिटीशन? तो इसका जो है आर्टिकल 32 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नेतृत्व पर महान व्यक्ति सिद्धांत यही मानते हैं नेतृत्व की क्षमता अंतर्निहित है, मुख्य रूप से यह एक मुख्य रूप से एक पुरुष गुण है, महान नेताओं का जन्म होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट DCRG एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन बेसिक पे
40,800, DA 42%, क्वालिफाइंग सर्विस 28%। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है डिपार्टमेंटली एग्जाम में और लोग इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। इसको पहले मैं हिंदी वाला भी आपको रीड करके बता देता हूं। ये हिंदी वाला ये दिया गया है, सेवानिवृत्त के समय डीसीआरजी की गणना करें। मूल वेतन 40,800 और डीए हो गया 42%, आरक्षक सेवा 28 वर्ष। तो जो है डीसीआरजी की गणना करें। इसमें देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो हम इसका जो सैलरी है मतलब बेसिक और डीए दोनों को जोड़ लेते हैं कि कितना टोटल जो है पेमेंट कितना हो रहा है। तो जैसे इसमें हमने ये 40,800, इसमें जो है हमने जो 142/100 करेंगे तो इसमें हमारा आएगा 57,936, इतना रुपये आया। अब मतलब ये इसका एक फॉर्मूला ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये हो गया बेसिक पे प्लस डीए और ये ब्रैकेट लगा दो, इसमें इनटू कर दो। इसको इसमें रहेगी क्वालिफाइंग सर्विस बाय 2। अब क्वालिफाइंग सर्विस बाय 2 सर्विस बाय 2 यहां पे आपको अगर 33 क्वालिफाइंग सर्विस अगर 33 से ज्यादा है तब भी आपको यहां 33 ही लिखना है और अगर 33 से कम है तो वो कम वाला लिखना है। ये आपको याद रखना है। 33 क्वालिफाइंग सर्विस है तो 33 लिखेंगे, 34, 35, 36 कुछ भी है 33 से प्लस में तो हम 33/2 ही यहां लिखेंगे। और अगर क्वालिफाइंग सर्विस 33 से कम है तो वो लिखेंगे। जैसे कि हमारी यहां पे जो है क्वालिफाइंग सर्विस है 28 लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा। 7 × 57,936 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये हमारा आएगा 8,11,104। इसमें देखेंगे हम। अब देखो साथियों मैं इसमें पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता पा रहा लेकिन आपको बता दे रहा। ये 57,936 आया। इसका जो है गुणा करेंगे आप 7 से तो आपकी जो है डीसीआरजी का अमाउंट आ जाएगा। देखते हैं डीसीआरजी 9 नंबर का सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप डीसीआरजी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वालिफाइंग सर्विस दी हो या कुछ भी दिया हो। नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए निवास और छात्रावास के बीच की दूरी के संबंध में पूर्व शर्त क्या है? तो वो 50 किलोमीटर की शर्त है। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप जो है छात्रावास सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन से संबंधित है? तो रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन से संबंधित है तो 7 नंबर, नियम नंबर 7 जो है रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
12 नंबर का विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और कॉन्सिलेशन लेबर कोर्ट। तो इसमें से क्रम लगाना है कि कौन सा जो है फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेकंड में आएगा, कौन सा थर्ड में आएगा। इसमें हम देखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में हम कोई भी अगर विवाद होता है कुछ, तो हम कोशिश करते हैं सुलह करने की, कोशिश करेंगे कि हम सुलह हो जाए, मतलब उसका निपटारा, और जहां हुआ, जहां पे लड़ाई हुई वहीं पे चाहेंगे कि भाई एक दूसरे को मना लें कि वो विवाद वहीं पे खत्म हो जाए। तो सुलह, सुलह मतलब हम फर्स्ट नंबर पे ले लेंगे। इसके बाद आएगा, उसको अगर सुलह में काम नहीं बनता है तब अपन दूसरी जगह जाएंगे, मतलब अपन श्रम न्यायालय पहुंच जाएंगे। श्रम न्यायालय, सॉरी श्रम न्यायालय है ये फोर्थ नंबर पे। इसके बाद अब उसमें अगर बात नहीं बनेगी तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम जाएंगे औद्योगिक न्यायालय। औद्योगिक न्यायालय ये फर्स्ट वाला, ये। इसके बाद जो है, मतलब ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला हमारा ये वाला सेकंड हो जाएगा और ये वाला हमारा थर्ड हो जाएगा, और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण फोर्थ हो जाएगा। मतलब हमारा फर्स्ट हो जाएगा सुलह, सेकंड हो जाएगा श्रम न्यायालय, और थर्ड हो जाएगा औद्योगिक न्यायाधिकरण, और फोर्थ में हो जाएगा सेकंड वाला राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। तो इस तरीके से जो है ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची के अंतर्गत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को सूचीबद्ध किया गया है? तो सूचीबद्ध किया गया है तो द्वितीय अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर ओबीसी फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो ओबीसी के लिए डिपार्टमेंटली कोटा में एक भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं WI से ही ले लीजिए, अगर आपके डिवीजन में 5 वैकेंसी है तो 5 वैकेंसी में कुछ जनरल की है, कुछ SC, कुछ ST के लिए, कुछ हैंडीकैप के लिए आरक्षण, लेकिन ओबीसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंटली कोटा में ओबीसी का कोटा 0 होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में रेलवे कर्मचारी को CGA स्वीकार नहीं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग circumstance of railway employee the CGA is not admissible। तो अगर कोई रेल एम्प्लॉय अगर आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। चिकित्सीय अमान्यता, अगर मेडिकल डिकैटराइज होता है तब भी उनके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु, अगर किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु होती है तब भी नौकरी मिल जाती है उनके बच्चों को। लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अगर वो सामान्य रिटायरमेंट हो रहा है 60 साल पूरे करके, तब उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा सकती। CGA का मतलब ही होता है कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो जब उस सामान्य सेवानिवृत्ति हो रही है तो उसको कोई कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं उनके बच्चों का, किसी का भी डिपेंडेंट का। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, लेवल 7 के लिए CGA के तहत नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो GM लेवल 7 के लिए जो
कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट लेवल 7 के लिए जीएम ही जो है सक्षम प्राधिकारी हैं। 17 नंबर का, टर्म नाइट ड्यूटी इज डिफाइंड इन आवर एज ड्यूटी बिटवीन। नाइट ड्यूटी का टाइम क्या है? तो नाइट ड्यूटी का टाइम रात को 10 बजे से मॉर्निंग के 6 बजे तक, नाइट 10 PM टू 6 AM। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, CCTC के लिए LDCE में कितने प्रतिशत कोटा क्या है? तो ये है 16.66%। व्हाट परसेंटेज इज LDCE कोटा फॉर CCTC? तो 16.66। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन चलेंगे। अनिवार्य रूप से आंतरिक का वर्गीकरण भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में परिभाषित किया गया? द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियली intermittent is defined in which section of Indian Railway Act 1989? तो इसमें जो है किस जो है धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 130B, ये वाला 130B। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख है? सूचना, एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट? तो 20 नंबर का आंसर जो है आपका सेक्शन 8, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 21 के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत नहीं आता? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय स्टाफ बेनिफिट फंड? तो साथियों, ये सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ये स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत ही आता है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना ये स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत ही आता है। स्वच्छ स्टेशन पर स्वच्छता को बढ़ावा देना ये स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत नहीं आता। इस वजह से आंसर ये, क्योंकि उसमें ये पूछा गया है लाभ निधि के अंतर्गत नहीं आता, तो सी वाला स्टेशन पर स्वच्छता को बढ़ावा देना ये लाभ निधि के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर का है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सोशल इमरजेंसी द autocratic leader get easier popularity than the democratic leader because सामाजिक आपातकाल की अवधि के दौरान निरंकुश नेता को डेमोक्रेटिक नेता की तुलना में आसानी से लोकप्रियता मिलती है। क्योंकि, तो इसका जो है क्योंकि वो तात्कालिक उद्देश्यों के अनुसार समूह को पुनः उन्मुख करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। He exercises exclusive powers to reorient the group according to immediate objectives। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हिंदी का ये नीचे लिखा है, वो तात्कालिक उद्देश्यों के अनुसार समूह को पुनः उन्मुख करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। चैप्टर वी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डील्स विद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्याय 5A किससे संबंधित है? ये चैप्टर 5A लिखा है।
तो ये जो है चैप्टर 5A जो है छटनी और छटनी, ले ऑफ एंड रिट्रीचमेंट से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 9 किससे संबंधित है? तो सरकार की आलोचना से संबंधित है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद 25 चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समान रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक उपयोगी नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसमें आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340। 26 नंबर का, हाउ मैनी बर्थ्स में अ गोल्ड पास होल्डर गेट रिजर्व इन फर्स्ट एसी क्लास? एक गोल्ड पास धारक कितने जन्म मतलब कितने जन तक प्रथम एसी श्रेणी में आरक्षित हो सकता है? तो 2 सीट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर का, राष्ट्रपति किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ। तो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा अगर है तो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की वजह से वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। किसी विशेष राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है वो राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी सही है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का हो जाएगा, 10 साल के एक लड़के को माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो शोषण के विरुद्ध। A boy aged 10 years has been compelled to work in a factory making match boxes which fundamental right is violated in this case. तो rights against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 29 नंबर का 29 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण लगातार कितने घंटों तक किया जाना चाहिए? 72 आवर्स, 72। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, RBE 20/2024 किस बारे में है? 20/2024। RBE 20/2024 किस बारे में है? तो जो 20/24 है ये एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो है गेटमैन बनाया जा सकता है, गेटमैन में लगाया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो साथियों जी, जैसे RBE, इस क्वेश्चन में 2-3 RBE पूछे हैं कि ये RBE किससे संबंधित है, ये RBE। तो साथियों एक वीडियो में पूरा RBE पेपर बना के डालूंगा आपके लिए। उसमें ज्यादातर जो है सभी RBE रहेंगे और उनका जो है सब्जेक्ट रहेगा कि ये RBE के किस सब्जेक्ट पे है, ये किस सब्जेक्ट पे है। ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है, अंदर का बहुत ही कम पूछता है। नेक्स्ट चलते हैं 31। हिंदी में देखेंगे तो पूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्त करना। नेक्स्ट चलेंगे, ALP का चिकित्सीय वर्गीकृत क्या है? तो A1 होता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ALP के लिए चिकित्सीय वर्गीकरण होता है A1 कैटेगरी का होता है। मेडिकल कैटेगरी उसकी A1 होती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 32 वाला, अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में पद को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास है। इसमें थोड़ा इंग्लिश वाला नहीं दिखा रहा, नीचे कर लेता हूं, अब ये दिखाई देगा। Who has the power of temporary transfer the post in respect of non-gazetted staff from one station to another? तो ये पावर DRM, ADRM, SAG ऑफिसर। तो ये जो है पावर जो है किन किन ऑफिसर को है, तो ये जो है सभी को है। DRM भी ट्रांसफर कर सकता है, ADRM भी और SAG ऑफिसर भी। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर का चलेंगे। 33 नंबर का है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ अ सीनियर स्केल ऑफिसर कैन बी एक्सेप्टेड बाय। एक वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसके द्वारा स्वीकार की जा सकती है। तो PHOD है, AGM है, GM है, रेलवे बोर्ड है। तो जो है इसकी जो सेवानिवृत्ति है वो GM के द्वारा स्वीकार की जा सकती है। 34 नंबर का, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूड द नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। जांच अधिकारी का नामांकन जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग करना आवश्यक है। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए SF7 जारी होती है। एक RBE ये और पूछ दिया इसमें, RBE 79/2024 79/2024 किस बारे में है। तो ये जो है महंगाई भत्ता, पदों का सृजन, अनुकंपा नियुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अनुकंपा नियुक्ति भी है, कंपल्सन अपॉइंटमेंट 79/2024, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो अभी वर्तमान में और अभी अभी तत्काल में ही बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का, चयन बोर्ड बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। तो चयन बोर्ड जो है बनने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम संख्या है वो है 3। चयन बोर्ड बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिलेक्शन बोर्ड इज 3 मेंबर की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता महिला को करनी चाहिए, मतलब ये सही है। 1/3 से कम महिलाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं, महिलाएं कितनी भी हो सकती हैं, ये गलत है। इनमें कोई तीसरा पक्ष शामिल होना चाहिए, ये भी बात सही है। ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड सही है। ये स्टेटमेंट देख लें, इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो है फर्स्ट और थर्ड है सही, तो ये बी वाला नहीं, ये सी वाला ऑप्शन होगा। ये सही है और ये सही है, ये गलत है। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड इसमें दिया है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 39, IREM के किस पैरा के अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किया जा सकता है। तो 1303 के तहत। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, PNM बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती। PNM मुद्दे पर, तो PNM मुद्दे पर जो है
जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले, व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण, ए और बी दोनों पर चर्चा की जा सकती है, ए और बी दोनों पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो साथियों पीएनएम जो मीटिंग होती है, पीएनएम मीटिंग में केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में चर्चा नहीं की जाती और ना ही किसी व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण के बारे में। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा लघु बचत का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल सेविंग। तो साथियों ये देखेंगे हम, ए वाला राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान बचत प्रमाण पत्र, डाक घर जमा, व्यवस्थित निवेश योजना, ये निवेश योजना ये सब बचत योजना, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट। इसके बाद नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के सचिव कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के सचिव अरुणा नायर, अरुणा नायर जो है रेलवे बोर्ड के सचिव, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर का। 43 का है, कर्मचारियों के लिए जन्म तिथि में बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तो जन्म तिथि में जो बदलाव करता है पीसीपीओ कर सकता है। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसीपीओ। इसके बाद आता है रेलवे के महानिदेशक एचआर कौन हैं? तो नवीन गुलाटी, एक नवीन गुलाटी हो गए, सिन्हा हो गए, आर रामगोपाल हो गए, फिर सतीश कुमार हो गए। तो इस सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर राजगोपाल। रेलवे के महानिदेशक एचआर जो हैं आर राजगोपाल हैं। 44 नंबर का है, वर्तमान में कितना फिक्स्ड मेडिकल भत्ता की अनुमति है? तो वर्तमान में एफएमए, करंटली हाउ मच फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए इज अलाउड? 1000 रुपए पर मंथ, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46, त्रुटिपूर्ण पदोन्नति के मामले को आईआरईएम खंड फर्स्ट के किस नियम के तहत निपटाया जाना है? 46 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 228 खंड वो नियम के तहत निपटाया जाना है। फिर आता है 47 नंबर का, डीओ शब्द क्या है जिसका प्रयोग दैनिक पत्राचार में किया जाता है? तो इसका डीओ, ये 2 एग्जामों में देख चुका हूं, डीओ का फुल फॉर्म डेमी ऑफिशियल, डेमी आधिकारिक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर का, महिला स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना किस श्रेणी की योजना है? तो ये जो है केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट 49, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लोकेटेड? तो जो है ये नासिक में है। 49 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन, कैट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ कैट लोकेटेड? तो कैट की जो मुख्य पीठ है वो नई दिल्ली में है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 51 हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन ग्रुप डी लेवल 1?
ग्रुप डी लेवल 1 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो जूनियर स्केल ऑफिसर। जूनियर स्केल ऑफिसर जो है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ग्रुप डी लेवल 1 के लिए अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। इसके बाद 52, एक बार में कितने दिनों के लिए यात्रा भत्ता दे है? एक बार में कितने दिनों के लिए यात्रा भत्ता दे है? तो 180 डेज, 180 दिन, मतलब 6 महीने। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन, मंडल रेल प्रबंधक किस मेटल पास के लिए पात्र हैं? तो रजत पात्र के लिए पात्र हैं, सिल्वर, रजत वाले के लिए, रजत मेटल के लिए। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर का चलते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 में पहला वेतन स्लैब क्या है? तो लेवल 5 का 29,200। जितने भी लेवल 5 एम्प्लॉय हैं, जब उनका स्टार्टिंग लेवल 5 होता है तो उनका जो बेसिक होता है 29,200, 29,200। इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन, सुरक्षात्मक गियर के रूप में S&T, TRD और मैकेनिकल विभाग के कई कर्मचारियों को शीतकालीन जैकेट प्रदान किए जाने हैं। सही विकल्प चुनें। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। सही विकल्प चुनें। इसमें इसे हर 2 साल में प्रदान किया जाना है। अनुमानित लागत 2500 रुपए होनी चाहिए। ए और बी दोनों सही है। ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही है। 2500 रुपए की अनुमानित लागत होना चाहिए, हर 2 साल में वितरण करना है। इसके बाद आता है अपना 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन है, RBE 206/2000 के अनुसार कर्मचारी अधिशेष हो जाते हैं। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन पेपर में 3 RBE अभी तक पूछ लिया है। तो RBE भी बहुत जरूरी है आपको याद करना। तो 206/2000 RBE किस के अनुसार कर्मचारी अधिशेष हो सकते हैं? फर्स्ट नंबर है गतिविधियों का पूर्ण या आंशिक समापन, प्रक्रियाओं ऑब्लिक कार्य विधियों का पूर्ण या आंशिक पुनर्जीवन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का परिचय, कुछ गतिविधियों की पूर्ण या आंशिक रूप से आउटसोर्सिंग। इसमें हम देखेंगे कि जो गतिविधियों का पूर्ण या आंशिक समापन, गतिविधियों का जो है पूर्ण या आंशिक समापन, फर्स्ट वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। सेकंड वाला है प्रक्रियाओं और कार्य विधियों का पूर्ण या आंशिक पुनर्जीवन, ये भी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी का परिचय, कुछ गतिविधियों की पूर्ण या आंशिक रूप से आउटसोर्सिंग। तो ये 1, 2, 3 और 4 चारों जो है सही हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। इसके बाद 57 नंबर का 7 CPC के पे मैट्रिक्स में कितने स्तर दिए गए हैं? तो 18 स्तर दिए गए हैं। 18 हाउ मेनी लेवल्स आर गिवन इन पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। साथियों 18 पे मैट्रिक्स दिए गए हैं, बट रेलवे में 17 ही है। रेलवे के जो रेलवे में जो वेतनमान है वो 17 तक ही है और टोटल जो है 18 तक। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहां रेलवे पूछता तो आप जो है 17 लगाते, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 58 नंबर का है क्वेश्चन,
कितने व्यक्ति एक एसोसिएशन बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं? 7 या 7 से अधिक। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कठिन और थका देने वाला एकाग्रता का काम कार्यकाल नियम HOER आवर में कार है। तो ये गहन इंटेंसिव। जैसे द वर्क ऑफ कंसंट्रेशन डिफिकल्टी और एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वर्क इज इन दोज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो है इंटेंसिव, टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गहन। सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन है, चयन बोर्ड में अधिकारियों की संख्या से कम नहीं होगी। चयन बोर्ड में तो अभी अभी इसके जस्ट पहले हमने चयन बोर्ड में देखा कि चयन बोर्ड के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता, कितने अधिकारियों की आवश्यकता होती। तो उसमें 3, इसमें भी 3 से कम हो ही नहीं सकती। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 60 नंबर के क्वेश्चन का। तो साथियों आज के इस क्वेश्चन पेपर के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी के बचे 50 क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप जब तक इनका स्टडी कीजिए, जो समझ में ना आए, जो डाउट हो, वो मुझे कमेंट करके बताइए। और साथियों कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथियों आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर वीडियो बना रहा हूं कि साथियों आप लोगों के एग्जाम हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएं और आप सभी जो है एग्जाम में सफल हों, ये मेरी कामना है। और साथियों जो भी मुझसे हेल्प होगी आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए, किसी भी टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहिए, साथियों आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मुझे इस टॉपिक पे स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। साथियों हमारे चैनल का लक्ष्य है आप लोगों की सफलता। तो साथियों मैं विदा लेता हूं, बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।